जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच गोदान का अगला पार्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने गोदान उपन्यास की जर्नी यहाँ तक की थी कि किस प्रकार जो है शहरी क्षेत्र में हमने देखा था कि जो राय साहब है उनके मित्र हैं सभी शिकार पे गए थे, शिकार से वापस आ गए। और इसमें क्योंकि समानांतर कथा चल रहा है तो उधर का जब कथा मतलब वहाँ पे समाप्त हुआ तो फिर वापस से आपने देखा कि जो इनका शहरी कथा है, यानी आप होरी का और धनिया का इनका देखते हैं। होरी का जो है, धनिया का, इन सारे लोगों का और इनके घर का पूरा कहानी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे दिखना। तो ये होता है कि यहाँ पे बात चलती है। पहले आपने देखा था कि जो झुनिया थी है ना, झुनिया का आप सुनते हैं क्योंकि उनके बेटे गोबर उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि गाय आ चुकी है, गाय को ये बहुत छुपा के रखने का प्रयास करते, लेकिन गांव का माहौल आप जानते उतना अच्छा होता नहीं है। हुआ क्या, आज कुछ अलग हुआ यहाँ पे। आपने देखा कि यहाँ पे जो गोबर है, गोबर गया हुआ है किन से, झुनिया से मिलने, फिर वापस आया और उसने देखा कि वहाँ पे होरी जो है उनके भाई क्या थे, हीरा नाम था छोटे वाले का। वो बहुत ही नाराज़ था और कहीं ना कहीं उसको ये गाय अच्छा नहीं लग रहा था कि आया हुआ था, और वो बदले लेने की भावना से आज क्या बहुत ही बुरा करने वाला है आप यहाँ से देखेंगे। सहसा गोबर आया और आकर घबराई हुई आवाज़ में बोला, दादा सुंदरिया को क्या हो गया। सुंदरिया इनकी गाय की नाम थी, गाय का नाम रखा था। उसने कहा, क्या काले नाग ने छू लिया, वो तो पड़ी तड़फ रही है। होरी चौके में आ गया, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या असगुन मुंह से निकालते हो, अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ, वो लेटी थी। तीनों बाहर गए, मतलब जो वो गोबर हैं, गोबर और होरी, तीनों लोग झटपट क्या कि बाहर गए। चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था, आंखें पतरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों ओर पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दाता दीन के पास दौड़े। गांव में पशु चिकित्सक के वही आचार्य थे। कौन? पंडित दाता दीन जो थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गांव को किसी ना कुछ खिला दिया उन्होंने, मतलब कि सब लोग अब गांव के हैं और गांव के सारे लोग आते हैं तो आपस में ये होता कि अच्छा गाय कैसे हो गया, मतलब गाय को ऐसे क्या हो गया। तो सब लोग अपना अपना बुद्धि लगाने लगे और उन्होंने कहा कि लक्षण तो ऐसे लगते हैं किसी ने कोई विष दे दिया हो गाय को। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जिसने विष दिया हो गाय को? ऐसी वारदात तो इस गांव में पहले कभी नहीं हुई। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया और होरी की किसी से दुश्मनी भी तो नहीं है, किस पर संदेह करेंगे कि किसी ने गाय दिया, और गाय को विष दिया तो क्यों दिया। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा या सबसे ज़्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियाँ दे रहा था कि जिसने यहाँ हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो पर इतना नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक सभी लोग जमघट लगा के बैठे हैं, सोच रहे हैं। सभी होरी के दुख में दुखी हैं और बधिक को गालियाँ देते हैं कि जिसने भी ये किया है वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल ना होती। जब ये हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? गांव वाले आपस में बात कर रहे। अभी रात बिरात तक सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता नहीं थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ पड़ी है। क्या गाय थी कि बस देखते रहो, पूजने जोग थी। 5 सेर से दूध कम नहीं देती होगी। 100 का एक एक बछड़ा होता। आते देर ना हुई और ये वज्र सा गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगे। क्या कि धनिया जो थी वो होरी को कोसने लगी, तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन की। तुम गाय खोलकर आंगन से चले तब तक मैं जूझती रही कि बाहर ना ले जाओ, हमारे दिन पतले हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं माने। उसे गर्मी लग रही है, अब तो खूब ठंडी हो गई ना, अब तुम्हारा कलेजा ठंडा पड़ गया। ठाकुर मांगते थे तो दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता, मगर ये तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही मर जाती है। इतने दिन मज़े से घर में बदती रही, ना गर्मी लगी ना जोड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही नहीं होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते थे, अब देखिए उसको सब याद आ रहा है। सिर तक तो ना हिलाती थी, जो कुछ नाद में डाल दो चाट पोंछ कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या रहती? उसको बोल रहे कि वो लक्ष्मी थी और हम जैसे अभागों के घर वो क्यों रहती। सोना उनकी बड़ी बिटिया रूपा, ये भी हलचल सुनकर जग गई। वो लोग सो रही थी और सब कुछ रात को घटना हुई थी। बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाते। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी और जब तक उनके हाथ का कौन ना पा लेती खड़ी वो ताकती रहती। भाग्य फूट गए। सोना और गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गई थी। होरी भी लेटे थे।
धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पाट मतलब होरी ने कहा कि तेरे पेट में एक बात ना पचे तो कुछ सुना पाऊँ तो गांव भर में ढिंढोरा पीटते फिरेगी। देखिए होरी को पता था, एक्चुअली हीरा को उन्होंने देखा था, तो कहा कि देखिए मैं बताने वाला हूँ लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं मैं कौन सी बात पीट दी कि यो नाम बदनाम तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा तेरा संदेह किसी पर होता है, मेरा संदेह तो किसी पर नहीं है, कोई बाहरी आदमी होगा। देखिए अभी तक धनिया को बिल्कुल नहीं है, धनिया ये भी नहीं कह रही कि उसको लग रहा है कि हीरा वगैरह ऐसा कर सकते। देखिए इतना होता संयुक्त परिवार की आस्था यही है कि फिर भी वो आरोप नहीं लगाते कि हीरा वगैरह ऐसा हो सकते हैं, फिर भी वो कहते कि कोई तो संदेह में तुम्हारे होगा, तो किसी से कहेगी तो नहीं। अब कह रहे हैं कि किसी से कहेगी तो नहीं। उसने कहा कि नहीं कहूँगी तो नहीं, गांव वाले मुझे कहने कैसे कढ़वा देंगे, मतलब कि मुझ एक तो उससे विश्वास नहीं करते तो कह रहे मुझे ही फंसा देंगे, बल्कि वो लोग अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा, मुझे मार कर सुखी ना रहोगे। अब दूसरी मेहरिया नहीं मिल जाती, जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हुए, जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धरकर रोओगे। अभी मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। देखिए कहते कहते उसके मन में हो गया कि हाँ मेरा संदेह किस पे है, हीरा पे। मुझे लगता कि हीरा ऐसा कर सकता है। किसने कहा? होरी ने। झूठ, बिल्कुल झूठ, हीरा इतना नीच नहीं है। देखिए यही जब क्वेश्चन बना था कि धनिया का जो अंदर का मन है, धनिया का अंदर का मन अगर आप देखेंगे तो कैसे उसका एकदम बिल्कुल साफ है। भले ही वो सामने किसी को भी बोलती है, झकझोरती है, लेकिन उसको नहीं लग रहा, कह रही कि हीरा जो है ना, हीरा इतना नीच काम नहीं कर सकता। वह मुंह का भले ही खराब, देखिए उसका मन देखिए कितना अच्छा है, वह मुंह का भले खराब है लेकिन वो इतना नीच नहीं काम करता। मैंने अपनी आंखों देखा, सच तेरे सिर का सौ। वो कसम करके कहती कि मैंने उसको अपनी आंखों देखा। तो वो बहुत चक्के में आ जाती है। कौन? धनिया। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब देखा? वही मैं शोभा को देखकर आया तो वह सुंदरिया की नात के पास खड़ा था। मैंने पूछा कौन है, तो बोला मैं हूँ हीरा। वो कौड़े में से आग लेने आया था, थोड़ी देर मुझसे बात करता रहा, मुझे चिलम पिलाया, वो उधर चला गया, मैं भीतर चलाया, और वही गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांध कर शोभा के घर गया हूँ और इसने इधर आकर कुछ खिला दिया। शायद फिर देखने आया था कि मेरी मरी है या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होता। उफ, हीरा मन का इतना काला है और दाढ़ी जार को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा जा सो रहे, मगर किसी से भूल कर भी इसका जिक्र मत करना। कौन? सवेरे होते ही लाला को थाने ले पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं, यह हत्यारा भाई कहने के जोग है? यही भाई का काम होता है। वह वैरी है, पक्का वैरी, और वैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप होता है। होरी ने धमकी दी, मैं कह देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा अगर तुम गई। धनिया आवेश में बोली, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है। उसने बोला, धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े, मतलब लाला वो को उसी को कहती, मैं लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी बच्चे को, वहां से छूटेगा तो हत्या लगेगी, तीर्थ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में ना रहे लाला, और गवाही दुलाऊंगी तुमसे। बेटे के सिर पर हाथ रखकर तुम मतलब कि गंवा दोगे। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिया और होरी बाहर अपने को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात नहीं पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी। अभी चुड़ैल मानने वाली नहीं, जिद पर आ जाती तो किसी की सुनती नहीं। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधेरा छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थी। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये तो स्थिति थी, यानी एक तो भाई भी कलंकित हो गया है, और भाई के कलंकित होने के साथ आप देख रहे हैं कि पूरा एक अंधकार छाया हुआ है। सुबह हुआ क्या? प्रातःकाल की स्थिति के बारे में वर्णन है कि प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा सा मचा हुआ है। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गाली दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे धकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता था। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई थी। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता खड़ा हुआ। दादाजी ने डांटा, ये क्या है होरी? मतलब दादाजी जो थे पंडित वहाँ से,
तो वो मतलब डांटते फिरने आए हैं और एक तरीके से सब मज़ा ही लेने आए हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं। दाता दी ने डांटते हुए कहा, ये क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है क्या? तुम्हें ये रोग नहीं था क्या? हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई है? हीरा अपनी पत्नी को मारता था, पुनिया को। हीरा वो पालागन करके कहा, महाराज तुम इस बखत ना बोलो, मैं इसकी बांध छुना कर तब तुम लूँगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही ये सिर चढ़ती चली जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवा कर, मतलब जेल भिजवाना, जेल भिजवा कर तभी पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो ये हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर डाली मैंने, उसका यही नाम मुझे ये दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली तूने? देखा था हीरा को माहौर खिलाते हुए। देखी जानकर होरी ना वही है ना कि बचा रहा भाई को। तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नाद के पास खड़ा नहीं देखा। अब उससे पूछ रही है। कौन पूछ रही है? धनिया पूछ रही है। धनिया पूछ रही है होरी से। होरी से कह रही है कि जो तुम ऐसे कह रहे हो, एक तो मुझे रात को बताए, मुझे तो पता भी नहीं था। तुम होरी से जब पूछ रही कि तुम हीरा को बचा क्यों रहे हो, क्या ज़रूरत है उसको बचाने की? वो नाद के पास बंदा खड़ा नहीं था, वो तो खड़ा ही था, तुमने ही तो मुझे बताया है। बेटी के मतलब कि उसने फिर ये हुआ कि थोड़ा सा विश्वास ये लोग करते हैं बेटे वगैरह पे कि कसम खवा लो तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बेटी के माथे पर हाथ रख के कसम खा, उसने उसको बोला कि बेटे के माथे पर कसम तो रख के खाएगा नहीं। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटी की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। देखिए यही चीज़ है, होरी जो है गोबर के माथे पर कांपते हुए हाथ के साथ कसम खा लिया, जबकि ये बहुत बड़ी चीज़ थी। किसको बचाने के लिए? सिर्फ हीरा को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं कि सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए क्या किया होरी ने? कसम खाया। और कौन सा कसम खाया? एक तरीके से झूठा कसम खा लिया। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी छुटाई पर। उसको और गुस्सा आया कि हमारे बेटे का झूठा कसम क्यों खा रहा है। थोड़ी है तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। उसको बहुत गुस्सा ये आ रहा था कि एक तो मुझे रात को बताया क्यों, और बताया तो यहाँ आके मुकर क्यों गया। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं बुरा होगा। वो सोच रहा था धनिया किसी तरह उससे डर के मान जाए, पर धनिया नहीं मानने वाली थी। वो मार तो रहा है और मार ले जरा। जा तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर दब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है कि मैं बड़ा वीर हूँ, भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन करके रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला। अब देखिए वो बता रही है, अपनी आप बीती बता रही कि इस घर में क्या क्या उसने नहीं किया और आज उसके साथ क्या हो रहा है जब उसको होरी मार रहे हैं। कोई इज्जत नहीं, जबकि एक तरीके से वो गलत नहीं बोल रही है ना, गलत नहीं बोल रही है। जो किया गया है वो उसी के उसमें बोल रही है कि हाँ भाई ने गलत किया, तुमको इसे स्वीकारना चाहिए। वो कह रही कि देखिए इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसे प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर पर या घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही। और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार भगवान बैठे या न्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए थे। उसने कहा कि जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। उसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा। सबको ये लगा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया है। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दी ने डांट लगाई वो तो लगाई। होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा? शोभा एक्चुअली इनके सेकंड नंबर वाले भाई थे। जो शोभा बहुत दिन से बीमार चल रहे, तो बहुत सीधे साधे भी थे। शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला,
मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वो मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था, कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उसकी भेंट नहीं हुई। धतनिया इतना सह पाकर बोली, पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांगकर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ तो उसी दिन से वह खार खाए बैठा हुआ था। आपने देखा था कि जब शुरुआत में कहानी थी तो अंततः लड़ाई झगड़ा हुआ था और किस तरीके से हीरा का बहुत तेजी से हो गया था अपनी भाभी के साथ, यानी धनिया के साथ। और वहाँ पे तो धनिया को सबने गलत सिद्ध कर दिया था, पर वो तभी से नाराज था, बदला लेने के उसमें था। दाता दीन जो वहाँ के पंडित थे, एक तरीके से यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए नहीं रहेगा। अब देखिए ये कह रहे हैं पुलिस कुछ करे या ना करे, ये तो बैठे ना दाता दीन महाराज, धर्म तो बिना दंड दिए नहीं रहेगा। चली तो जा रुपए, हीरा को बुला ला। वो रुपया को बोले, यानी रूपा जो छोटी वाली लड़की थी उससे बोले, चल जा जो रूपा हीरा को बुला के लेके आ। पंडित दादा बुला रहे हैं ऐसा कहना। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगाजली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं है, चटपट तो खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली, जो बड़ा धर्मात्मा बनता, होरी को कह रही है गुस्सा में वो धनिया कि ये तो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास, अगर इसने कसम खा ली तो वो भी खा लेगा। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, बस मतलब वंश का अंत हो जाए। गोबर ने क्या बोला गुस्से में, क्योंकि गोबर का ही तो झूठा कसम खाया था, कुछ होता तो गोबर को हो जाता। उसको भी अपने पिता पे एक तरीके से होरी पे क्या हुआ कि गुस्सा आने लगा। उसने भी कहा गुस्से में कि गोबर बोला कि खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए, बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है। पंडित दादा काकी कहती है वो कहीं चले गए। अब पता लगा कि वो गए दौड़ के तो वहाँ पुनिया थी उनकी पत्नी हीरा की, और ये उसको जहर खिला के ही कहीं निकल लिए थे। दाता दी ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा कि नहीं, कहाँ चला गया? घर में छिपा बैठा होगा, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दी ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है कि पुनिया जो उनकी पत्नी थी, पुनिया कहती है कि लुटिया, डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपया वहाँ नहीं है, साइत रुपए भी लेके चले गए। साइत में शायद। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भाग गया होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने ना चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों लेके जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है जो गंगा जाएगा उस तरीके से। इस शंका का कोई समाधान नहीं मिला। अब ये चला गया तो कोई समझ नहीं पा रहा ये कहाँ चले गए। धारणा दृढ़ हो गई, आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग से लगेगी, बस कहीं भाग जाए। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा ना सुना, ना जाने कहाँ चल दिया। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था, और जैसा उसका कर्तव्य था भैया उसने अपना कर्तव्य निभाया, और कर्तव्य निभा के देखिए कि अब इन लोगों से कैसे ये लोग पैसे ऐंठने का काम करते हैं। चौकीदार ने रपट लिखवा ली जैसा उसका खुद का कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार। अब देखिए यहाँ पे इनका भी देखिए इस तरीके से कि अब रपट इनका लिखा दिया, अब रपट लिखवा दिए तो उनकी भी सेवा करनी है, सत्कार करना, अपने कर्तव्य का पालन। दादा दीन झिंगुरी सिंह, नोखीराम जो सब बड़े महाजन थे और पंडित, उनके चारों प्यादे मंगरू साह और लाला पटेश्वरी सभी वहां आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। कौन? होरी। ऐसा डर रहा था जैसे भी फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने को उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में
कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया कि आज अच्छे का मुंह देखकर उठे, और होरी का चेहरा कहे देता था इसे केवल एक घुड़की काफ़ी है। दरोगा ने पूछा, तुम किस पर सुबह हो? होरी ने जमीन छुई, हाथ बांध कर बोला, मेरा सुबह मतलब सुगा जो होता है संदेह, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी बुढ़ी हो गई थी। अब धनिया तो पीछे खड़ी है, धनिया भी आकर पीछे खड़ी हो गई। तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई ने, हीरा ने। सरकार, ऐसे बॉर्डम नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे और उसको मान लेंगे। ये जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, ये कौन औरत है जो बोल रही है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोलूं, होरी की घरवाली है सरकार। किसी ने बोला कि ये जो है, गांव वाले को लग रहा था कि कोई पुलिस नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कुछ एकदम नई दुनिया में कोई आ गया है, ये दरोगा वगैरह से आके एकदम सिटपिटा गए हों, पूरे गाँव वालों की निकल पड़ी है। तो बोले कि हाँ इनकी पत्नी है, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी के बयान लिखूंगा। वो कहाँ है, हीरा कहाँ है? विशिष्ट जनों ने एक स्वर से कहा, वो तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। तो पुलिस ने कहा कि मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। अब जैसे उसने तलाशी कहा तो होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की अब तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसका देखते या तलाशी ना होने पाएगा, और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं है, जहाँ चाहे जाए वो। जब वो उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई तो उसके घर में कैसे रह सकती? देखिए मैंने कहा ना, इनके लिए मर्जाद बहुत बड़ी चीज़ थी। अब मर्जाद में यही था कि इनके घर पे अगर कोई पुलिस आया है और वो अंदर जा रहा है देखने के लिए, तो इनका एक तरीके से धर्म विराधनी मर्जाद वो सारी चीज़ फिस होने वाले हैं। तलाशी होने जा रही थी, इनको ये गुस्सा आ रही कि अब धनिया से मेरा कोई संबंध ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसने मेरी इज्जत को बिगाड़ा है, उसने भाई को जेल पहुँचाने का काम कर रही है। जब गली गली ठोकर खाएगी ना, तब पता चलेगा, ऐसा होरी के मन में आ रहा है। गांव के विशिष्ट जन ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरुआत की कि कैसे इसको टाला जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि होरी के साथ ये था कि सब मतलब होरी को समझते थे उस मामले में, लेकिन सब लूटने पे भी लगे थे। अभी देखिए फालतू के इन्हीं को लूटने के पीछे सब पड़े हैं। अभी हुआ कि इस महान संकट को टाला कैसे जाए, तो दादाजी ने गंजा से हिलाकर कहा, ये सब कमाने के ढंग है, पूछो हीरा के घर में क्या रखा है। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ़ नहीं थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए, और जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है? झुंगरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूँ तो अब गला नहीं छूटने वाला। देखिए पुलिस ने भी इन्हीं लोगों ने बुलाया, समस्या भी इन्हीं की है, और झुंगरी साहब होरी को समझा रहे हैं कि निकालो जो कुछ देना है। मतलब निकालने का मतलब क्या है? एक तरीके से रिश्वत की बात कर रहे हैं ये लोग कि जो कुछ भी है रिश्वत निकाल दो, क्योंकि रिश्वत से ही ये दरोगा साहब जो जाने वाले हैं ना, ये कैसे जाएंगे? रिश्वत से ही जाएंगे। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूँगा। होरी के मुख का रंग और उड़ गया, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो, क्योंकि होरी नहीं चाहता था ना कि किसी भी तरीके से उनके घर की तलाशी हो। उसके घर की हुई तो उसके भाई के घर की हुई, बात तो एक ही है ना, क्योंकि भाई संयुक्त परिवार में आस्था रखने वाले होरी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो उसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मगर पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं था। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हो, पर वो चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की बात इसे झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम तो नहीं चलने वाला है। होरी रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है। मतलब होरी के पास तो वैसे भी कर्ज से है ना, अब देखिए पुलिस बुला के ये लोग उस पर कर्ज और बढ़ा रहे हैं, और किस मुंह से मांगूं? लेकिन इस संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। वो दाता दीन से कहते हैं कि महाराज जी इस संकट से हमको उबार लीजिए। महाराज जी थोड़ी संकट से उबारेंगे, महाराज जी को पैसा दे दो उबार देंगे। मैं मर भी जाऊं ना तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट दिया जाए। दाता दीन ने 50 रुपए का प्रस्ताव रखा। झुमरू सिंह के अनुमान में 100 से कम पर नहीं सौदा होगा। नोखीराम भी 100 के पक्ष में थे, और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर ही नहीं था, क्योंकि उनके पास तो एक भी रुपए नहीं थे। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े, मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ। क्या है?
मरे को, जो मरा है ऑलरेडी, उसको मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय नहीं देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं है, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत है, पटेश्वरी कहती है। नेताओं ने धिक्कार दिया। तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना हम लोग नगीच नहीं जाएंगे, कौन घुड़कियां खाएगा उनका। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी तबेदारी करूंगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, मतलब कहा उन्होंने कि कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बात करने लगे। कैसा आदमी है, बहुत ही गरीब है हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं है। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डॉल भी नहीं है उसके पास? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फ़ायदा। मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मतलब कि आप ही मर जा रहा हो। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोला, नहीं हुजूर ऐसा ना कीजिए। नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो। जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं, पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 रुपये तुम्हारे। 4 मुखिया, इसका ख्याल कीजिएगा। अच्छा आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अब आप देखिए, चाहता तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि रिश्वतखोरी, यानी ये जो महाशय थे, चाहे तो होरी का 1 भी रुपये नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये जो था वो रिश्वत के फेवर में नहीं था। जब उसको लगा कि होरी खुद ही गरीब है तो उसने कहा कि मैं लूँगा ही नहीं पैसा। पर इनकी बात देखिए कि अच्छा जाओ 30 रुपये दिलवा दो, और इन्होंने बताया कि ख्याल रखिएगा, और उसने भी बताया कि आधे आधे, मतलब भले ही क्या हैं, ये पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, पर पटवारी साहब कह रहे हैं कि ऐसे ही मौके पे तो 10-20 रुपये मिलते हैं, यानी आधा ही आधा बांट लो। चाहते तो ये होरी को बचा सकते थे वहाँ, पर अंदर से कैसे लोग घुसखोरी करने के लिए होते हैं, या कोई भी आपके साथ जस्टिस करने वाला नहीं होता, ये आपको रिश्वतखोरी यहाँ देखने को मिलती है। पटेश्वरी ने झुंगरी से कहा। झुंगरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपये गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना। पटेश्वरी ने क्या किया, झुंगरी से कहा। झुंगरी ने होरी को इशारे से बुलाया और बोला कि आज ही 30 रुपये लिखवा लेना। तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चल पड़ा। ससत धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी के एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की नहीं थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फुकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहे हो, बता। भला चाहते हो तो सब रुपए लौटा दे, नहीं काहे देती हो। घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैसर नहीं, और अंजलि भर रुपए लेकर चले हैं इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले, जहाँ चाहे तलाशी ले। एक तो 100 रुपये की गाय गई, उस पर यह पलेथन, वाह रे तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थरार उठा, नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा से निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ नहीं मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भर अखाड़े में पटकनी दी, आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए, मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया है। किसने? क्या बोला? हीरा ने बोला कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्कल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात है। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ मेरा मुंह ना देखोगे
तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा ऐसा कपूत नहीं हूँ, यही गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर बनता है ना तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़कर लाया उसे मारकर बहादुर ना कहलाएगा तू। समझता हूँ मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इस गांव में तेरी छाती पर मूंग दल कर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाऊंगी पहनूंगी और अच्छे से इच्छा भर देख लेना। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने, उसको क्या ज्ञात हुआ? उसको होरी को ज्ञात हुआ कि स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर दिया था। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी से लेना है। मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हकीम के इजलास तक चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने नहीं दिया। आज अजली भर रुपए ठनाठन निकाल रहे हैं सब। यहाँ तो बाट बकरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारी गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, ये बता रहे हैं कि जेल जाने से स्वराज नहीं मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिक सी लगी हुई थी, दरोगा जी के मुंह पे झाड़ सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोली, दिलेर है हुजूर, करकसा है, ऐसी औरत को 2 गोली मार दो। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने। 4 तो मिलते ही, हुजूर के भी तो 15 रुपए गए, मेरे कहाँ जा सकते, वो न देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगे जी बाज हो। दाता दीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण है, ऐसे भगवानों के दर्शन कहाँ होते। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा, इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नगद। बात तो 30 में हुई थी। बोला कि मुझे 50 रुपए दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागढ़ अभी तक यही समझ रहे हैं, दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नोखेराम ने उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखेराम जी की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हुए तलाशी करवाते हो? दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार या तो सरासर। फिर इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, मतलब वो कहते हैं कि मैं 15 मिनट का, उस तरीके से देखा जाए तो समय देता हूँ, 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए नहीं आए तो तुम चारों के घर की तलाशी वगैरह होगी। और पटेश्वरी जो लाल थे उन्होंने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है कि तलाशी ले लें, यह अच्छी दिल लगी, ये काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेरा तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेरा नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखा दूँ, एक एक को 50-50 साल के लिए भिजवा दूंगा। ये मेरे बाएं हाथ के खेल, डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता था। इस धोखे में तुम मत रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। देखिए इन्हीं को फंसा दिया दरोगा पैसा ऐंठने के लिए। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी ने घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी परिजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हो। सहसा दातादीन बोले, मेरा शराब ना पड़े तो मुंह ना दिखाओ। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलता फूलता नहीं। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में ही जाती है। झिंगुरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता पे संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि ये अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी, मतलब इस तरह फंसाए थे उनको, है ना, होरी को फंसाए सारे लोग। ये सबको खुद का तमाचा लगा तो इन लोगों का भेजा थोड़ा खुला होगा। फिलहाल आज इनकी तस्वीर खींचने लायक ये बहुत ही बढ़िया प्रसंग था, रोचक प्रसंग था।
जो प्रेमचंद जी ने यहाँ पे जाके समाप्त किया इसको। आगे वीडियो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।